सब्सक्राइब कीजिए फाउंडेशन गुरुकुल बाय आर के झा चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट ट्री की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। Hello students, welcome to the class. Today we are going to learn chapter trigonometry, and in trigonometry today our topic is to learn about the trigonometric ratios, that is trigonometric ratios. So once again we start from the situation we were talking in the previous class, at the end of the previous class. तो हम लोग जहां पिछले क्लास को छोड़े थे वहीं से जस्ट स्टार्ट करते हैं और फिर से एक रिकैप करते हैं इसको। तो पहला हमारा सिचुएशन क्या था कि कोई आदमी जो है वो ऊपर के वस्तु को देखता है, ऊपर के ऑब्जेक्ट को देखता है। मान लिया हम यहाँ पे इमेजिन कर सकते हैं कि कोई छोटी सी बच्ची है, ग्राउंड में खड़ी है और आसमान में उड़ते हुए पतंग को देख रही है। तो मान लिया कि बच्ची यहाँ खड़ी है, उसका आइज जो है, आइज से ये एक हॉरिजेंटल लाइन हम पैरेलल टू द ग्राउंड खींच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, और एक जो वो आइज से पतंग उड़ते हुए को देख रही है यहाँ पे। तो इन दोनों लाइन के बीच में ये जो लाइन है आइज टू काइट, तो इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ साइट, यानी हम ऑब्जेक्ट और आंख के बीच के लाइन को जो है हम लोग बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट और ये हॉरिजेंटल लाइन के बीच में एक एंगल फॉर्म करेगा, क्वाइट नेचुरल है। तो इस एंगल को ही हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जैसा कि हमने पहले बताया था कि ऊपर की ओर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हमारे आइज के एक लाइन हॉरिजेंटल पैरेलल टू द ग्राउंड होगा और एक लाइन ऑफ साइट होगा, दोनों के बीच एंगल बनेगा और इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन के नाम से जानते हैं। उसी तरह से एक और सिचुएशन है एंगल ऑफ एलिवेशन का कि कोई आदमी जो है टेलीस्कोप से कोई लैंप पोस्ट को देख रहा है, तो वो भी ऊपर है, काफी हाई लैंप पोस्ट को देख रहा है, और लैंप पोस्ट तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन टू द आइज पैरेलल टू द ग्राउंड, यानी आइज से एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे और जो कि पैरेलल टू द ग्राउंड होगा, और एक लाइन ऑफ साइट हुआ, दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन। तीसरा सिचुएशन है कि मान लिया कि कोई बच्ची है जो कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में ऊपर किसी फ्लोर में अपने बालकोनी से आगे ग्राउंड में पड़े हुए फुटबॉल को देख रही है या बॉल को देख रही है। तो इस समय वो क्या करती है, ऊपर से नीचे की ओर देख रही है। तो यहाँ पे उसके आइज से एक लाइन ऑब्जेक्ट के बीच में जो होगा क्वाइट नेचुरल है। सही समझे आप लोग? इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ साइट। और एक जो है उस बिल्डिंग के बेस से उस बॉल तक के बीच का एक लाइन होगा जो कि हॉरिजेंटल होगा लाइन और पैरेलल टू द ग्राउंड होगा। तो ई लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लाइन के बीच में एक एंगल फॉर्म करेगा, इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी नीचे की ओर रखे ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो हॉरिजेंटल लाइन के साथ हमारा लाइन ऑफ साइट जो एंगल बनाता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और जब भी ऊपर की ओर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। राइट, यहां तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग समझते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो इन सिचुएशन पे फिर से एक बार जरा सा 1 मिनट के लिए गौर करें। तो यहां पे हमारा एक राइट ट्रायंगल फॉर्म करता है ना। तो यहां पे हमारा एक राइट ट्रायंगल फॉर्म किया। अभी उस सिचुएशन की बात करेंगे और उससे कंपेयर करेंगे तो भी आप समझ सकते हैं कि मान लिया कि ये जो है कुतुब मीनार है, कोई आदमी यहां से जो है देख रहा है खड़ा होके, मान लिया, और ये जो है यहां खड़ा होके देख रहा है। तो यहां जो है ये हमारा हो गया लाइन ऑफ साइट, इसको हम लोग कहते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, फिर एक हॉरिजेंटल लाइन हो गया, चूंकि ग्राउंड तो हमारा यहां पे है इस पोजीशन में,
तो ये लाइन हॉरिजेंटल टू द लाइन आई और कुतुब मीनार के बीच में है ना, और ये पैरेलल टू द ग्राउंड है, ये बीसी लाइन पैरेलल टू द ग्राउंड। तो इन लाइन ऑफ साइट और इस हॉरिजेंटल लाइन के बीच में ये एंगल बना। तो ये हमारा जो एंगल है यही है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि सिर्फ राइट ट्रायंगल के ऊपर विचार करेंगे। तो एक और सिचुएशन हो सकता है, इसी को हम दूसरे तरह से अगर देखें तो जैसा कि अभी अभी हम लोग बात किए थे कि एक कोई बच्ची है जो छत के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में किसी फ्लोर पे अपने बालकनी से देख रही है नीचे पड़े हुए किसी ऑब्जेक्ट को। तो मान लिया कि यहाँ पे आपका बॉल है ना, और ये जो है यहां से देख रही है, तो इसके आईज के मान लिया कि यहां पे खड़ी होके, और ये इसका आईज है, तो यहां से ये जो है लाइन ऑफ साइट हो जाएगा, इस केस में भी यही लाइन, और इसके आईज के हॉरिजेंटल और पैरेलल टू द ग्राउंड एक लाइन हम इमेजिन कर सकते हैं। तो इस लाइन और इसके बीच में जो है ये हॉरिजेंटल लाइन और इसके बीच में एक एंगल बनेगा, और ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब आपके मन में होगा कि ये चीज यहां नहीं रहेगा, यहां पे आपका राइट ट्रायंगल यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करके फॉर्म होगा इस तरह का, है ना। तो ये है ऊपर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। तो दोनों ही केस में राइट ट्रायंगल फॉर्म करता है। और अब आप लोग समझ गए होंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं फील कर रहे कि ये कठिनाई जो है बढ़ रही है? तो कठिनाई आपकी बढ़ने वाली नहीं है। मैं छोटा छोटा पॉइंट जो है आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसको आप लोग ध्यान से देख लें, तो क्या होगा ना, आगे आपको बहुत बेनिफिट होगा और बार बार पेज नहीं पलटने होंगे। तो ये आपके दिमाग में सेट कर जाएगा। कठिनाई आएगी, जरूर आएगी, है ना, बट उन कठिनाइयों को हम आसानी से कैसे उस पर ओवरकम करेंगे वो अभी हम आगे बताएंगे आप लोगों को। अब एक और चीज है कि हम लोगों को इसमें इन सब चीजों से आगे बढ़ते हुए अब देखना है कि ट्रायंगल में जो है, एक राइट ट्रायंगल में स्पेशली हम लोग के पास दो तीन टर्म आते हैं। एंगल अपोजिट, साइड अपोजिट टू द पर्टिकुलर एंगल, और साइड एडजेसेंट टू द पर्टिकुलर एंगल, है ना। तो इन चीजों को हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोगों को जो है, हमारे पास एक ये राइट ट्रायंगल है, ट्रायंगल एबीसी। अब राइट ट्रायंगल एबीसी में हम सभी जानते हैं कि एंगल बी जो है ये राइट एंगल है, जिसका की वैल्यू राइट एंगल का 90 डिग्री होता है, ठीक है। और बाकी का जो इसका दो एंगल है, एंगल सी ए बी, है ना, और यहां लिखते हैं एंगल सी ए बी एंड एंगल ए सी बी, ए सी बी बोथ जो है ये हमारा है एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स, ठीक है। तो क्या राइट ट्रायंगल, किसी राइट ट्रायंगल में दो राइट एंगल हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। ज्योमेट्री से हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि कभी भी किसी राइट ट्रायंगल में दो राइट एंगल नहीं पॉसिबल है, बिकॉज कि दो ही राइट एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐड करने पे 180 डिग्री। तो तीसरा 0 डिग्री अगर होगा तो फिर ट्रायंगल ही फॉर्म नहीं करेगा, है ना।
एनीवे तो हम लोग यहाँ ज्योमेट्री नहीं, यहाँ पे बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। तो ये राइट एंगल है। हम सभी जानते हैं कि राइट एंगल के सामने का जो साइड होता है ये कहलाता है आपका हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ठीक है। हमेशा राइट एंगल के सामने का साइड जो भी होगा वो कहलाएगा हाइपोटेनस। सेकेंड थिंग अब आइए कि एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल हमारे पास दो हैं। जब हम नीचे से ऊपर के ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो हम इस एंगल को लेंगे। तो अब इस एंगल के रेस्पेक्ट में कौन सा साइड जो है अपोजिट टू द एंगल होगा और कौन सा साइड जो है वो एडजेसेंट टू द एंगल होगा। तो सबसे पहले समझिए कि अपोजिट टू द एंगल वाला साइड कौन सा होगा। तो ये जो आपका साइड होगा ये आपका हो जाएगा साइड अपोजिट टू एंगल। इसको हम लोग कहते हैं कि साइड अपोजिट टू द एंगल। साइड अपोजिट टू द एंगल सी। यहां एंगल सी क्यों लिखा, इसका जवाब अभी 1 मिनट 2 मिनट बाद आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये हमारा हो गया एंगल के सामने का साइड, और इसका नाम है साइड अपोजिट टू द एंगल सी। यहां पे क्योंकि हमने एंगल सी लिया इसलिए, ठीक है। और इस एंगल में देखिए कि ये किन किन साइडों के बीच में प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये एंगल जो फॉर्म कर रहा है या कास्ट हो रहा है वो हाइपोटेनस यानी एसी और लाइन बीसी, लाइन सेगमेंट एसी और लाइन सेगमेंट बीसी के बीच में फॉर्म कर रहा है। तो हाइपोटेनस के अलावे जो लाइन है इसको हम लोग कहते हैं साइड एडजेसेंट। साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर चले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ाने और ये कहा क्या क्या लेके समझाने लगे। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की ही तरफ हम लोग स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाते जा रहे हैं और नेक्स्ट में हमारा वही स्टेप होगा। बट बिफोर रीचिंग टू द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ये हमारे लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि अभी उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इसका यूज आएगा। इसलिए आप लोग देखिए और समझिए उस टर्म को। तो ये हमारा हो गया साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। तो इस तरह आप लोग सीख गए कि किस साइड को, और इसको दूसरे भाषा में हम लोग ऑलवेज कहते हैं जिस एंगल का के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं उस एंगल के अपोजिट वाले साइड को हम लोग परपेंडिकुलर के भी नाम से जानते हैं। परपेंडिकुलर क्यों? इसलिए कि राइट ट्रायंगल में चूंकि एंगल बी 90 डिग्री है तो कोई भी साइड आइदर ए बी भी परपेंडिकुलर हो सकता है और एंगल साइड बीसी भी परपेंडिकुलर हो सकता है। यानी साइड ए बी और साइड बीसी में हम ये नहीं बता सकते कि कौन परपेंडिकुलर है तब तक जब तक कि उसका एंगल डिफाइन न हो, क्योंकि एंगल डिफाइन होने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि उस एंगल के रेस्पेक्ट में अगर परपेंडिकुलर बताना है तो उस एंगल के सामने वाले साइड को हम परपेंडिकुलर कहेंगे। तो यहाँ पे एंगल सी के रेस्पेक्ट में बताना है तो सी के सामने वाला साइड ए बी जो है वो परपेंडिकुलर कहलाएगा और बीसी जो है साइड एडजेसेंट टू एंगल सी कहलाएगा। अब हम इसी तरह एक और सिचुएशन फेस करते हैं जिसमें हम इस एंगल को हटा देते हैं और इस एंगल के जगह एंगल सी के जगह अब हम दूसरे एक्यूट एंगल ए का पर विचार करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम अलग एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब यहां पे इस ट्रायंगल में हमने नाम सेम ही रखा, ये राइट ट्रायंगल हमारा है एबीसी और इसमें हम लोग एंगल ए पर विचार करते हैं। तो एंगल ए के अपोजिट में कौन सा साइड आएगा? ये आपका आ जाएगा बीसी। तो हम लोग इसको कहते हैं साइड अपोजिट टू
एंगल ए। और उसके बाद ये जो एंगल है ये किन दो साइड्स के बीच में फॉर्म कर रहा है? तो एक तो AC हमारा है हाइपोटेनस, और दूसरा AB है। तो AB हमारा क्या हो गया? साइड एडजेसेंट टू एंगल A, साथ वाला साइड। एडजेसेंट मतलब होता है अगल बगल का, साथ वाला, इस तरह से। तो ये हमारा जो है साइड एडजेसेंट टू एंगल है। अब इन दोनों ट्रायंगल में आप देखिए कि फर्क क्या है। जब हम एंगल C की बात कर रहे थे, इसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे थे, तो हमारा BC साइड जो है साइड एडजेसेंट टू एंगल C हो गया था, और इसमें साइड एडजेसेंट जो है वो AB साइड हो गया। ये दूसरी तरफ साइड अपोजिट टू द एंगल था ये वाला AB, और इसमें ये चेंज हो गया, हमारा BC साइड जो है साइड अपोजिट टू एंगल हो गया, या एंगल ए। तो इस तरह से एंगल के चेंज होने से जो है साइड का नाम चेंज हो जाता है। हम अभी बताए कि हम दोनों में से किसी को परपेंडिकुलर ले सकते हैं राइट ट्रायंगल में, AB और BC में से दोनों में से किसी को, बट वो डिपेंड करता है कि किस एंगल की हम बात कर रहे हैं या किस एंगल के रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे इसको हम लोग परपेंडिकुलर कह लेंगे। सॉरी, यहां ये जो है ये हमारा क्या हो जाएगा? साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, बेस हो जाएगा। इसको हम लोग बेस कहते हैं। और अब साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। परपेंडिकुलर। तो इसमें कौन सा था? ये जो है हमारा बेस हो गया था। अब इसमें एंगल चेंज हुआ तो ये बेस वाला साइड जो है BC साइड जो है वो परपेंडिकुलर में बदल गया, और ये हमारा जो है बेस हो गया। इसमें हमारा AB परपेंडिकुलर था, इसमें BC हो गया। इसमें BC बेस था, इसमें AB बेस हो गया। तो इस तरह से ये चेंजेस आते हैं, और इनका ही जरूरत है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। बिकॉज की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, फिर से हम लोग जान लें कि क्या है, कि रेशियोज ऑफ द साइड्स टू द एंगल, यानी एंगल के रेस्पेक्ट में साइड का क्या रेशियो होता है, वो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। तो चिंता वाली कोई बात नहीं है, और इसको हम लोग आसानी से सॉल्व करेंगे, और अभी कुछ फॉर्मूलाज और ट्रिक्स जानेंगे कि कैसे हम लोग इसको लर्न करके रखेंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो है ये ट्रायंगल ABC है, इसमें हमने A को यहां लिया, B ये है और C यहां। तो B हमारा जो है वो राइट एंगल है 90 डिग्री। एंगल A को यहां पे हमने एक लेटर लिखा है, इसको हम लोग, ये एक ग्रीक लेटर है थीटा, तो इसके विषय में हम लोग बाद में बात करते हैं। और पहले आप जानिए कि ये हमारा AC जो है वो हाइपोटेनस है, साइड AC। AB जो है वो बेस है या साइड एडजेसेंट टू एंगल A, यानी एंगल A के रेस्पेक्ट में ये साइड एडजेसेंट टू एंगल A होगा। ठीक है, और एंगल A के ही रेस्पेक्ट में साइड अपोजिट टू एंगल A ये है BC साइड, इसको जिसको हम लोग परपेंडिकुलर के भी नाम से जानते हैं। अब तीनों साइड को हमने एक एक सिंबल दे दिया है समझने के आसानी के लिए। ये परपेंडिकुलर, सो P फर्स्ट लेटर ऑफ परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, फर्स्ट लेटर ऑफ बेस, एंड हाइपोटेनस, तो इसको H नाम दे दिया, है ना। तो यहां पे साइन ऑफ एंगल A इक्वल टू होता है साइड अपोजिट टू एंगल A बाई, ये जो दो साइड का रेशियो होता है वो होता है साइड अपोजिट टू एंगल A। इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसके अपोजिट का साइड और हाइपोटेनस का रेशियो बाई हाइपोटेनस। इसका रेशियो ये कहलाता है साइन ऑफ एंगल A। इसी को हम लोग
ऐसे भी जानते हैं कि इक्वल टू P बाई H, इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, साइन ऑफ एंगल को शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं साइन ए। साइन ऑफ एंगल ए को हम लोग शॉर्ट में साइन ए यूज करते हैं, और आगे इसी को यूज करेंगे जनरली, ज्यादा है ना, इतना लंबा सा नहीं करेंगे। और इसको भी आसान कर लेंगे याद रखने के लिए, मेमोरी के लिए। नेक्स्ट है कि इसी तरह से होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो ये जो दो रेशियो होता है, ये होता है हमारा साइड एडजेसेंट टू एंगल ए टू द रेशियो हाइपोटेनस, यानी साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, है ना, अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां पे लिखेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। इसको हम लोग कॉस लिखते हैं शॉर्ट में, और कॉस ए इक्वल टू हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए को हम लोग दूसरा नाम किस नाम से बुलाते हैं, बेस। तो ये हमारा हो जाएगा, और बेस को किस सिंबल से यूज करते हैं, बी। तो यहां पे बी, और बाई हाइपोटेनस के लिए सिंबल एच। तो ये हो गया कॉस ए इक्वल टू बी बाई एच। और तीसरा रिलेशन है टेंजेंट ऑफ एंगल ए। तो टेंजेंट ऑफ एंगल ए जो है वो होता है किन साइड का रेशियो, तो वो होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो ये यहां लिख लेते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल ए बाई साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। तो ये होता है, और इसी को हम लोग tan ऑफ एंगल ए या tan ए कहते हैं। तो tan ए इक्वल टू, और इसके लिए शॉर्ट सिंबल का यूज करते हैं, तो tan ए हमारा हो जाएगा P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस, P बाई बी, ये इस तरह से। इसके बाद तीन हमारा रेसिप्रोकल रिलेशन कहलाते हैं। रेसिप्रोकल रिलेशन, ये जो है कोसिकेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू हो जाता है हाइपोटेनस बाई साइड अपोजिट टू एंगल ए। एंगल ए, और इसी को हम लोग कहते हैं कॉसेक ए। कॉसेक ए इक्वल टू, तो हाइपोटेनस यानी एच, यहां सिंबल यूज करते हैं एच, और इसके लिए क्या यूज करते हैं, साइड अपोजिट टू एंगल ए, तो पी, तो एच बाई पी हो गया। सिमिलरली सीकेंट ऑफ एंगल ए इक्वल टू हाइपोटेनस बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ये हो जाता है। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं सेक ए। सेक ए इक्वल टू एच बाई बी, और फिर आता है कोटेंजेंट, वो था टेंजेंट और ये हमारा आ गया कोटेंजेंट। तो कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए तो इक्वल टू
होता है, तो टेंजेंट हमारा क्या था, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो ये हमारा हो जाएगा बेस बाई परपेंडिकुलर। तो यानी कि साइड एडजेसेंट, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए बाई साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए, इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं कॉट ए, इक्वल टू हमारा हो जाता है बी बाई पी, वो था पी बाई बी, अभी आप लोग देख सकते हैं पी बाई बी, और इसका रिवर्स हो गया कोटेंजेंट कॉट ए, तो टेन ए का रिवर्स रेसिप्रोकल कॉट ए, तो ये बी बाई पी। तो इस तरह अब हम लोग एक बार सारे को छोटा में सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास टी रेशियोज, शॉर्ट में हम लोग इसको टी रेशियोज भी बोलते हैं, इसको 1/1 लिख लीजिए। फर्स्ट बोलते हैं साइन ए, साइन ए इक्वल टू पी बाई एच, दूसरा है कॉस ए, कॉस ए इक्वल टू बी बाई एच, तीसरा है हमारा टेन ए, टेन ए इक्वल टू पी बाई बी, ये अब रेसिप्रोकल रिलेशन में 4th से 6th तक आता है, तो यहां लिख लेंगे, यहां इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको रेसिप्रोकल का क्लियर सामने सामने समझ में आए। तो यहां पे हो जाता है कॉसेक ए, कॉसेक ए इक्वल टू एच बाई पी, फिर 5th में हो जाता है सेक ए, सेक ए, अब यहां क्या है बी बाई एच, तो इसमें हो जाएगा एच बाई बी, एच बाई बी, और 6 है कॉट ए इक्वल टू टेन ए है पी बाई बी, तो कॉट ए हो जाएगा बी बाई पी। तो लीजिए आपका काम आसान हो गया, नहीं आसान हुआ, बिल्कुल आसान हो गया। कैसे? तो इस तरह कि हम अगर ये 3 ही याद कर लें तो हमें बाकी का ये 3 जो है बस रिवर्स कर लेंगे। हाँ, एक चीज है कि हमको इन द बैक ऑफ माइंड ये सेट करना होगा कि कौन सा किसका अपोजिट है। अब ऐसा नहीं कि साइन ए का अपोजिट कॉट ए बोल दीजिए और कॉस ए का अपोजिट कॉस ए के, तो खैर ये सब हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम यहां क्या है कि 3 हमारे पास हैं और ये रिलेशन, ये रेशियोज हमको याद रखना होगा। बट अक्सर इनमें भी जो है बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि याद करने में जो है कठिनाई होती है, तो और याद रह नहीं पाता, एक से दूसरे में चला जाता है, ओवरलैप कर जाता है। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला देने जा रहे हैं आप लोगों को, उसको आप अगर एक बार देख लें, एक बार लर्न कर लें, तो हमको लगता है कि 2 बार आप पढ़ लेंगे, तीसरे बार वो आप खुद ब खुद याद हो जाएगा। और याद होने से अब आप आसानी से कर लेंगे। तो कैसे? लेकिन उसके पहले हम एक चीज बताना चाहते हैं कि ये सिंबल की बात कर रहे थे कि ये सिंबल क्या है। तो सिंबल जो है ये एक ग्रीक लेटर है, इसको कहते हैं अ ग्रीक लेटर called theta, called theta। थेटा या थीटा, बहुत लोग थेटा यूज करते हैं, कोई थीटा प्रोनाउंस करते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत सारे ग्रीक लेटर सिंबल्स हम लोगों को मिलते हैं और हम लोग भी जो है बहुत सारे सिंबल्स
वर्ल्ड को दिए हैं। तो यहाँ पे थीटा जो है ये ग्रीक लेटर है और इसको थीटा कॉल्ड किया जाता है। अब इसका यूज क्या है एक्चुअल में, यहाँ पे जैसे हम ए लिखे हैं तो ये एंगल अगर हमको मालूम नहीं है और एंगल अननोन है तो उसके लिए वेरिएबल यूज किया जाता है थीटा। यानी यहाँ पे एंगल ए है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि साइन थीटा। साइन थीटा मतलब साइन ऑफ रिलेशन या एंगल थीटा। थीटा जहां पे भी लिख देंगे तो वो उससे डिनोट होगा। तो अब थीटा जो है अगर एंगल ए पर है लिखा हुआ तो यानी ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर हम इसी थीटा को सी पे लिखेंगे ए के जगह तो ये सी एंगल को रिप्रेजेंट करेगा और इसके रेस्पेक्ट में जो भी रेशियो आएगा। तो यानी अगर हम साइन थीटा कहते हैं तो साइन थीटा जो है अगर थीटा एंगल ए पर है तो साइन थीटा मीन्स साइन ए, और अगर कॉस सी पर है थीटा तो साइन थीटा मीन्स कि साइन ऑफ एंगल सी। ये चीज हो जाता है ना। तो ये हमारा थीटा है। अभी 2-4 दिन पहले की बात है, एक बच्चा जो है वो याद कर रहा था साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा वगैरह का रिलेशन। तो उसकी मम्मी पूछी कि अरे बाबू तुम जब से क्लास 10 में गए हो और पिछले कुछ दिनों से ये छीटा छीटा क्या रट रहे हो? तो वो बोला मम्मी ये छीटा नहीं है, ये मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स का थीटा है। तो बोली अब यही कहा जाने हम लोग भाई कि क्या होता है तुम्हारा छीटा छीटा। तो ऐसा छीटा छीटा रटने वाला नौबत किसी और के साथ नहीं आए, आप लोगों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं आए। और इसके लिए हम आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला तैयार किए हैं, और आप लोग अगर 2 बार पढ़ लेंगे तो तीसरे बार में मुझे उम्मीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग जो है उसको आसानी से इन रिलेशंस को याद रख पाएंगे और आपको उस बच्चे की तरह छीटा छीटा रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जस्ट हम लोग यहां लिखते हैं तो हमने आप लोगों के लिए लिखा PBP HHB। कुछ समझ में आया? कुछ नहीं आया होगा। अब हम बताए नहीं तो आपको समझ कैसे आएगा? एनीवे, अब हम इसको बताते हैं कि साइन ए जो है क्या होता है P/H, कॉस ए B/H एंड टेन ए P/B। अब इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे तो कॉसेक ए H/P, सेक ए H/B और कॉट ए, तो कॉट ए क्या हो जाएगा B/P। तो इस तरह से आपका हो गया। तो आप कहेंगे कि सर ने ये कौन सा नया चीज बताया, ये तो अभी अभी बताए ही थे, तो फिर इसमें क्या हमको नया मिला? अभी मिलेगा, चिंता नहीं कीजिए। ये जो हमारा है इसको आप ऐसे लर्न करेंगे, इस तरह नहीं लर्न करना है। इसको लर्न ऐसे करना है कि पंडित भोला प्रसाद, नाम नहीं याद रहेगा, एक बार लिख लीजिए पंडित, ये भोला और ये प्रसाद। पंडित भोला प्रसाद हरि बोल। पंडित भोला प्रसाद हरि बोल है नहीं जी? 2 बार बोल के देखिए, तीसरे बार आपको याद रहता है कि नहीं? तो बिल्कुल से ये पंडित भोला प्रसाद हरि बोल इतना याद रखिएगा। और नेक्स्ट काम करना ये है कि अब इन नामों को पहले मिटा दीजिए।
और ये हमारा जो रिलेशन है, ये फर्स्ट ये बताता है साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, ये बताता है कॉस थीटा ये इक्वल टू बी बाई एच, और तीसरा जो है ये हमारा बताता है tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी। तो इस तरह से तीनों रिलेशन को आप पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल के स्लोगन में आराम से याद रखेंगे, और अब हमको लगता है कि आप लोग को याद भी हो गया होगा और आप लोग इसका यूटिलाइज भी करेंगे। तो आज का क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। हिस्ट्री ऑफ ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है कहां से आया उसके विषय में जानेंगे, उसके बाद कुछ थ्योरम्स को प्रूव करेंगे और आगे कुछ क्वेश्चंस फिर बनाएंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग, थैंक यू, टेक केयर।